हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का वीडियो क्लास 9th के मौर्यन एम्पायर पे मैं लेकर आया हूं, जिसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौर्यन एम्पायर से संबंधित हम पढ़ने जा रहे हैं। और एक बात आपको बता दें, बोर्ड एग्जाम में ICSE के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अब आपका 20% का पेपर मल्टीपल चॉइस से पूछा जाएगा, यानी कि आउट ऑफ 80 में से 16 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जो आपको पढ़ने बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस डीप होंगे, विद इन चैप्टर होंगे, जो हो सकता है आपको बहुत मुश्किलें पैदा कर दें। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हैं द सिटी टॉपर परिवार के स्टूडेंट, और इसमें जो है आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही मौर्यन एम्पायर से जुड़े हुए 100 से अबव आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन देंगे, और हर एक टॉपिक्स में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ठीक है, तो जैसे कि अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट 6। तो ये हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6। इसी तरह 25-25 क्वेश्चंस के हमने प्रैक्टिस सेट्स कर रखे हैं। ये 6 सेट है, जिसमें आपको 25 और क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं। तो बस अब आपको सीधे स्क्रीन पर ध्यान देना है, मेरी तरफ कम ध्यान देना है, क्योंकि मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन से पढ़ा रहा हूं और वो स्क्रीन आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है। ठीक है, सेम वही स्क्रीन, जो मैं लिखूंगा वो उस पर आता जाएगा। तो आप सभी लोगों से ये एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा सफल रहेगा। तो सभी लोग जो है इसको देखें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 126 है, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चंस आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सातवाहन डायनेस्टी, ऑप्शन बी शुंग डायनेस्टी, या फिर ऑप्शन सी नंदा डायनेस्टी, या ऑप्शन डी कण्व डायनेस्टी। तो आपको बताना है कि मगध के बाद कौन सी डायनेस्टी ने यहां पर शासन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और आप मेरा एक सजेशन और मान लीजिए, यहां पर आपका जो भी करेक्ट आंसर हो, या आपको जो भी लगता हो ये आपका करेक्ट आंसर है, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। यानी 25 क्वेश्चन है, तो 25 कमेंट आपके होने चाहिए पूरे कमेंट बॉक्स के अंदर, हर एक व्यक्ति के, यदि आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो। और आपको बता दें, जो बच्चे मेरी इंस्ट्रक्शन मानते हैं उन्हें फुल मार्क्स मिलते हैं। ये बात जो है बेहतर वो बच्चे खुद ही आकर के बता देंगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स के सेक्शंस में, तो आपको और बेहतर जानकारी मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुंग डायनेस्टी। आइए थोड़ा सा हम सुंग डायनेस्टी को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में देखें तो शुंग डायनेस्टी वाज अ ब्राह्मण डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इन्होंने इस डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट 185 BCE में की थी, और ये डायनेस्टी लगभग जो है 50 इयर्स आफ्टर द अशोकास डेथ जो है मींस लगभग वहीं पर ही शुरू हुई थी जब अशोक की डेथ हुई थी, यानी कि 232 BCE में। उसके बाद जो है 50 साल लगभग यहाँ पर हो जाते हैं। सो व्हेन द एम्परर बृहद्रथ मौर्य, बृहद्रथ मौर्य ये कौन है? ये मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लास्ट रूलर है मौर्यन एम्पायर के। इनकी हत्या कर दी थी किसने? असैसिनेटेड बाय सेनानी। इनका सेनानी था कौन, यानी मिलिट्री कमांडर कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जो मैंने अभी जैसे आपको बताया, ही वॉज द फाउंडर। ठीक है, और साथ ही साथ जो है कब मारा था इनको? व्हेन पुष्यमित्र शुंग वॉज टेकिंग द गार्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम हिज फोर्सेस। देखिए ऐसे पढ़ाई होती है, यानी एक क्वेश्चन इतनी सारी एक्सप्लेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए, तभी आपकी जो है तैयारी भी समझ में आएगी। और फिर इसके बाद जब आप इसे रिपीटेड देखेंगे दूसरी या तीसरी बार, तो आप मान लीजिए जब आप इस वीडियो को तीसरी बार देखेंगे तो ये मेरी गारंटी है एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 127 है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ द लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एसोसिएटेड। इनमें से किससे जो है चाणक्य संबंधित है? ऑप्शन ए में लिखा है तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, सी विक्रमशिला, और डी वैशाली।
आपने अपना आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। ये यहाँ के प्रोफेसर थे, यहाँ के टीचर थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, तक्षशिला हैड द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिंदू कल्चर एंड द संस्कृत लैंग्वेज, ओके, और परहैप्स बेस्ट नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद चाणक्य। चाणक्य कह ले या कौटिल्य कह ले या फिर इनको ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, ठीक है, इनको ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। तो ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे, मेन मंत्री थे और उनकी स्ट्रेटजीज को गाइडेंस देने के लिए जाने जाते थे, यानी कि उनके चीफ एडवाइजर भी थे। कौन थे? चीफ एडवाइजर भी यही थे, ठीक है। तो एंड वाज असिस्टेड द फाउंडिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है तक्षशिला, इससे संबंधित थे। अब हम हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 128 पर। तो देखते हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द डिक्लाइन ऑफ द नंदास एट द हैंड ऑफ कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन विविडली पोर्ट्रेड इन संस्कृत प्ले रिटन बाय कालिदास। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र इनमें से कालिदास द्वारा लिखे हुए कौन से प्ले में आता है? ऑप्शन में देखिए, क्या मुद्र राक्षस में, क्या देवी चंद्रगुप्तम में, क्या मृच्छकटिकम में, क्या मालविका अग्निमित्रम में। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि देखिए यही एक प्ले है जो इन ऑप्शंस में से किसने लिखा है? कालिदास ने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मालविका अग्निमित्रम। एक्चुअली ये प्ले किससे रिलेटेड है? ये शुंग डायनेस्टी के शासक अग्निमित्र से और मालविका से, इनकी इसमें जो है प्रेम कथा, लव स्टोरी के बारे में दिया गया है। आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो मालविका अग्निमित्रम इज अ संस्कृत प्ले रिटन बाय कालिदास और ये कालिदास का फर्स्ट प्ले माना जाता है। द प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ द लव ऑफ अग्निमित्र एंड द मीन्स ये जो है शुंग एम्परर थे, विदिशा के राजा थे ये शुंग डायनेस्टी से, एंड फॉर द ब्यूटीफुल ल्यून मैडन ऑफ हिज चीफ क्वीन। इनकी जो है प्रेम कहानी इसमें दी गई है, ठीक है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हु इज कॉल्ड द सेकेंड अशोका। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, कि सेकेंड अशोका किसको बोलते हैं? यानी कि जो अशोक की ही तरह हो, सभी धर्मों को सम्मान देने वाला हो, ठीक है, और जिसने अशोक की ही तरह बुद्धिज्म को अपनाया हो। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो सेकेंड अशोक हम इसमें से कनिष्क को कहते हैं, राजा कनिष्क को, जो कि कुषाण डायनेस्टी के राजा थे, इनको कहा जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, यानी कनिष्क। तो कुषाण किंग थे कनिष्क और इनको सेकेंड अशोका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कनिष्क ने भी बुद्धिज्म को अपनाया था। और कनिष्क जो है एक महान शासक के तौर पे जाने जाते हैं, जिनका रूलिंग पीरियड रहता है 127 से लेके 150 सीई में, यानी कि एडी में। ही इज फेमस फॉर हिज मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट, ठीक है। ये भी जो है अशोक की तरह महान शासक थे, बड़ा साम्राज्य स्थापित इनके द्वारा भी किया गया था। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है कि हु वॉज द ऑथर ऑफ द कादम्बरी। इनमें से जो है फेमस राइटिंग प्ले कादम्बरी किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। और जब हम गुप्ताज में पढ़ेंगे ना, तो वहां तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जानना। ऑप्शन देखिए बाणभट्ट, या ऑप्शन बी में लिखा हुआ है हर्षवर्धन, और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है भास्कर वर्धन, और ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? मुझे पता है आप लोगों ने पॉज करके आंसर अभी तक लिखना भी शुरू कर दिया होगा। ऐसा आपको जरूर जरूर करना है, अदरवाइज सीख नहीं पाएंगे। पेंसिल रखिए साथ में, पेन रखिए, लिखते रहिए साथ साथ में, तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो देखिए, और साथ साथ ये जो है किसी भी ग्रुप के व्यक्ति जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह पे पूछे जाते हैं, केवल 9th क्लास के सिलेबस में ही नहीं, कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री में जो है पूछे जाते हैं। चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जो है एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, वहां पर ये आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे यकीन है आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये है बाणभट्ट। आइए थोड़ा सा और समझते हैं इनके बारे में। तो देखिए, कादम्बरी एक रोमांटिक प्ले है जिसको लिखा गया है संस्कृत भाषा में, किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। लेकिन बाणभट्ट इसे पूरा नहीं लिख पाए थे, उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है।
ठीक है, तो इसे कंप्लीट करने का श्रेय किसे जाता है? बाण भट्ट के बेटे थे जिनका नाम है भूषण भट्ट। भूषण भट्ट ने इसको कंप्लीट किया था, इसलिए कहा जाता है इसका जो पूर्व भाग है यानी कि आधा हिस्सा जो है, पहले का हिस्सा, वो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, और जबकि जो है उसका उत्तर भाग यानी कि बाद का हिस्सा वो लिखा जाता है भूषण भट्ट के द्वारा। और भूषण भट्ट कौन है? ये बाण भट्ट के पुत्र हैं। या और एक कहानी के अकॉर्डिंग हमें इनका नाम पुलिंद भट्ट मिलता है। ठीक है, तो ये भूषण भट्ट और पुलिंद भट्ट एक ही व्यक्ति का नाम हो सकता है, ऐसा हमें जानकारी में प्राप्त होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इनमें से कैसा था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए डिसेंट्रलाइज था, या फिर ब्यूरोक्रेटिक था, या फिर सी सेंट्रलाइज था, या फिर डी डिस्पोटिक था। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज था, सारी पावर जो है सेंट्रल के पास थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में समझे तो हम समझेंगे कि मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो पूरी तरह से मोनार्कियल था। मोनार्कियल मतलब होता है जब राजा शीर्ष पोजीशन पर होता है, एपेक्स पोजीशन पर होता है। वॉज सफिशियंट बिकॉज इट हैड अ प्रिविलेज ऑफ possessing successful administrator such as चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य एंड अशोक मौर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर। ऑप्शन है हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज हिज रिलीजियस असेंबली एट। ये क्वेश्चन हो सकता है इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जानना चाहिए क्योंकि अगला आने वाले समय पे अगले वंश यही आते हैं, या अगले आने वाले वंशों में ये पुष्यभूति एक इंपॉर्टेंट वंश है और जानकारी में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी ताम्रलिप्त। तो इनमें से किस जगह पर महाराज या सम्राट हर्षवर्धन अपना रिलीजियस सेरेमनी कराते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रयाग। हर 5 साल में हर्षवर्धन यहाँ पर एक असेंबली कराते थे, और ये इतने महान लीडर थे या इतने महान जो है राजा थे कि ये अपना सब कुछ इस असेंबली में डोनेट कर देते थे, और बुद्धिज्म को जो है ये प्रिफर करते थे, बुद्धिज्म को इन्होंने प्रोटेक्शन दी थी, या बुद्धिज्म को इन्होंने अपनाया था। तो प्रयाग, आज इलाहाबाद या प्रयाग आप कह लीजिए, और ऐसे जो है इन्होंने 6 असेंबलियां करवाई थी। ठीक है, और हेन सांग इन्हीं के समय पर भारत की यात्रा करने वाला व्यक्ति था, और इस तरह से जो है 5 इन्होंने जो है ये असेंबली करवाने पर अपना जो है सब कुछ यहाँ पर लुटा दिया था, यानी सब कुछ दे देते थे। ये जो कुछ भी साल भर में कमाते थे या 5 साल में कमाते थे वो सब कुछ दे देते थे, यानी कि अपनी पर्सनल बिलोंगिंग तक दे देते थे, जो उनकी अपनी स्वयं की संपत्ति होती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वॉज कंटेम्परेरी ऑफ, यानी अर्थशास्त्र का ऑथर जो है इनमें से किसके समय का है, जो एक ही समय पर थे? तो अर्थशास्त्र के ऑथर का नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दें। चलिए तब तक मैं भी लिख देता हूं, इनका नाम है कौटिल्य, ठीक है, या विष्णुगुप्त, ठीक है, या फिर चाणक्य। तो चाणक्य जो है इनमें से किसके समय के थे? तो अशोक के समय के नहीं थे, ठीक है, समुद्रगुप्त के समय का कोई मतलब ही नहीं है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का भी कोई मतलब नहीं है, यानी ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के समय के थे, और इनके ही, मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, इनके ही मंत्री थे। ये थे कि नहीं थे? चलिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके इस छोटे से चैनल को जो है बड़ा चैनल यूट्यूब पर बनाने में द सिटी टॉपर परिवार की मदद भी कीजिएगा, और मुझे यकीन है आप जरूर करेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चाणक्य ने या कौटिल्य कह लें, इन्होंने लिखी अर्थशास्त्र, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ एडवाइजर थे, प्रधानमंत्री के तौर पर रहे थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच इवेंट ब्रॉट अबाउट द प्रोफाउंड चेंज इन अशोकास एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। इसमें से कौन सी इवेंट ऐसी है जिसने अशोका को चेंज करके रख दिया था? कौन सी ऐसी घटना है? ऑप्शन ए में देखिए क्या लिखते हैं, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ऑप्शन बी है द कलिंग वॉर। ऑप्शन सी में लिखा है हिज एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म, या फिर ऑप्शन डी हिज सेंडिंग मिशनरी टू सीलोन। सीलोन मतलब उस जमाने का श्रीलंका, ठीक है, जहां पे भगवान राम भी गए थे। तो बताइए कौन सी वो घटना है? तो वो घटना है ऑप्शन नंबर बी कलिंग वॉर। कलिंग वॉर एक ऐसी घटना इनके जीवन की जिसने इनके जीवन को बदल के रख दिया था। आइए एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं आज ये जो है क्वेश्चन ऐसे आया है, इसके एक्सप्लेनेशन को अगर आप सुन लेंगे ना तो एमसीक्यूज में हो सकता है क्वेश्चन बदल दिया जाए, ये पूछ लिया जाए कलिंग वॉर हुआ कब था, फिर क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन जरूरी है।
ठीक है। तो देखिए कलिंग वॉर जो है ये होता है 262 BCE में। पहले तो हम यूं समझे कि इसकी जो है शुरुआत होती है 262 BCE में, एंड इट वाज फॉट इन नाउ इन इंडिया बिटवीन द मौर्य एम्पायर एंड द अंडर द अशोका, मीन्स अशोका के लीडरशिप में इसको लड़ा जाता है। और इसके बाद जो है दूसरी तरफ कौन होते हैं, तो वो होते हैं उड़ीसा के राजा, ठीक है, और इनके खिलाफ जो है इसको लड़ा जाता है। इस क्षेत्र को बोला जाता था कलिंग, इसलिए ये युद्ध कहलाया कलिंग वॉर, ठीक है। और इस युद्ध को जो है लड़ा जाता है 261 BC में, ठीक है। यहाँ पे जो है एंडेड करके लिखा हुआ है 262 BCE, क्योंकि यहाँ पे जो है हम उल्टे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है मतलब उल्टे चलने का मतलब ये है कि काउंटिंग BCE में ऑपोजिट साइड पर होती है। तो आगे बात करेंगे, कलिंग वॉर हो गया, ठीक है। और इस वॉर के बाद में जब सम्राट अशोक ने ये देखा, क्या देखा सम्राट अशोक ने, जब सम्राट अशोक ने ये देखा कि इतनी बड़ी स्केल पे, लार्ज स्केल पे जो है डेथ डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो उनको पछतावा हुआ और उन्होंने जो है बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया, ठीक है। चलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एक बार फिर बताते हैं, 261 BCE, ठीक है। इसमें जो है वॉर एंड नहीं, वॉर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि मगध में ये सारी की सारी चारों डायनेस्टीज थी, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है पहले कौन सी आई है, फिर कौन सी आई है, फिर कौन सी आई है, फिर कौन सी आई है, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो देखिए इनमें से अगर हम देखें नंदा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, मौर्यास और हरियंक, इसमें से सबसे पहली जो डायनेस्टी आई है, अभी मैं आपको टाइम पीरियड भी बताऊंगा, वो हरियंक डायनेस्टी आई है। हरियंक डायनेस्टी के जो है आखिरी शासक को मारने के बाद में कौन यहाँ पे राजा बनते हैं, वो बनते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के। तो शिशुनाग डायनेस्टी दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद में आती है नंदा डायनेस्टी, और नंदा डायनेस्टी के बाद में आती है मौर्य डायनेस्टी। यानी कि क्या ऑप्शन हो गया इसमें, 4213। तो 4213 आपको देख लियो किसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मैं आपको इसके टाइम पीरियड वगैरह भी बता देता हूं। तो देखिए मगधन डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले हरियंक डायनेस्टी जिसका रूलिंग पीरियड रहा है 544 से लेकर के 412 BCE तक का, ठीक है, ये इनका रूलिंग पीरियड रहा है। और शिशुनाग डायनेस्टी की बात करें तो 412 से 344 BCE। नंदास की बात करें तो और बाद में 344 से 322 BCE, और इनको हराने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसके बाद आता है 323 से 184 BCE तक, ठीक है। 84 मान लीजिए, 85 मान लीजिए, जिस समय जो है आखिरी शासक मौर्यन एम्पायर के, सवाल करें आपसे, फटाफट लिख दीजिए। अभी मैंने पीछे वीडियो में बताया है मौर्यन एम्पायर के आखिरी शासक का नाम क्या था, ठीक है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ Mauryan dynasty? Write down this answer in the section of the comment box. Quickly do it fast. अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुषाण पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ। अब जो कुषाण रूलर्स हैं इनका जो है इनमें से सबसे बड़ा योगदान किस फील्ड में था, क्या रिलीजन में, क्या आर्ट में, क्या लिटरेचर में, क्या आर्किटेक्चर में। तो आपको बता दें इनके समय पे जो है बहुत ही बेहतरीन मथुरा जो है कला शैली जो है प्रसिद्ध होती है, ठीक है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए द आर्ट एंड कल्चर ऑफ गंधार एट द क्रॉस रोड ऑफ द कुषाण हेगमनी कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ ग्रीसो बुद्धिस्ट आर्ट। इन्होंने इस समय बहुत सारी जो है भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई थी, इसलिए जो है ये आर्ट के क्षेत्र में आता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जो है स्पेटियल या स्थानिक किसको कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ऑफिसर्स के बारे में जो ऑफिशियल्स थे उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। तो स्थानिक इनमें से किसको बोलते हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को, या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर को, या विलेज एडमिनिस्ट्रेटर को, या सिटी एडमिनिस्ट्रेटर को। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है, याद करिए बुक में है कि नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को स्थानिक बोला जाता था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, याद रखना होगा आपको। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। स्थानिक वर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन द मौर्यन डायनेस्टी एंड प्रोविंसेस वर सब डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सके। और यहाँ पर जो है
और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स मिलकर के वर्क करते थे इस व्यवस्था के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड डिवीजन ऑफ द मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। इसमें से जो है 7 क्लासेस में किसने मौर्यन सोसाइटी को डिवाइड किया था। ठीक है, क्या अशोक के एडिक्ट से हमें जानकारी मिलती है, क्या इंडिका से मिलती है, क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, या विष्णु पुराण से मिलती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सही सोच रहे हैं। इसमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो बताता है कि इन्होंने सोसाइटी जो इस समय थी मौर्यन सोसाइटी, वो ऐसे 7 पार्ट्स में जो है डिवाइड थी। कितने में? 7 में। तो वो कौन कौन सी है मैं आपको वो भी बताऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, कौन कौन सी थी? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में हम चलते हैं। तो देखिए, इंडिका इज द बुक रिटन बाय मेगस्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर टू इंडिया अराउंड 300 BCE। ठीक है, यहाँ पे सी बना लीजिए, BCE। द डिवीजन ऑफ द मौर्यन सोसाइटी इंटू 7 क्लासेस। कितनी क्लास थी? याद रखिएगा 7 क्लास। ठीक है, याद रहेगा ना, 7 क्लास। मैं आपको इशारे से भी बता रहा हूं ताकि याद बना रहे, कभी आप भूले ही ना जीवन में। देखिए, द इंडियंस जनरली वर डिवाइडेड इंटू 7 कैटेगरीज, और वो कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, ठीक है, वाइज मैन यानी कि ब्राह्मण, फार्मर्स, हर्ड्समैन, आर्टिसन, सोल्जर्स। ठीक है, ये इन कैटेगरी में जो है इनको डिवाइड किया गया था। ओवरलुकर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो कितने हो गए? 7। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। बताइए, इनमें से मौर्यन डायनेस्टी का हिस्सा कौन नहीं थे? यानी सारे रूलर्स आपको पता होने चाहिए मौर्यन डायनेस्टी के। मालूम है कि नहीं है? मालूम होंगे। ठीक है, पढ़ाया गया आपको ये सब कुछ। तो देखिए, अगर आपको नहीं भी मालूम है ना, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां आप देखेंगे आपको पूरा मौर्यन एम्पायर डिटेल्ड में आपको मिलेगा। और पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है क्लास 9th के सिलेबस का, वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं। अरे आप एक्सप्लोर तो करिए द सिटी टॉपर को, देखिए आपको क्या क्या नहीं मिलता है उसमें। भले ही अभी हम नए हैं, लेकिन हमने चैनल को जो है बिल्कुल हरा भरा कर रखा है। अब देखिए, ऑप्शन ए में है अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। नन ऑफ दीज को तो हटा ही दो अभी फिलहाल। तो देखिए, बिंदुसार मौर्यन डायनेस्टी से थे, चंद्रगुप्त फाउंडर थे, बिंदुसार के पिता थे। तो कौन नहीं है? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है ये हर्यंक डायनेस्टी से थे। ठीक है, अजातशत्रु जिन्होंने अपने पिता की ही हत्या की थी राज्य हासिल करने के लिए। क्या कोई बता सकता है इनके पिता का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था। चलिए अगला देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। अजातशत्रु वॉज बॉर्न इन 492, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी अजातशत्रु। अप्रोक्सीमेट 200 साल पहले मौर्य से इसका जन्म हुआ था, यानी मौर्यन का तो मतलब ही नहीं होता फिर। ठीक है, ये हर्यंक डायनेस्टी से थे और इनकी उस समय राजधानी थी राजगीर या राजगृह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 140। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कलिंग रूलर खारवेल गेव हिज प्रोटेक्शन टू, यानी इनमें से किस धर्म को कलिंग रूलर खारवेल ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं कलिंग के, खारवेल, जिनके हाथी गुम्फा अभिलेख से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हमें प्राप्त हो रही हैं, तो इन्होंने किस धर्म को संरक्षण दिया था? जैसे सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को दिया था, इन्होंने किस धर्म को दिया था? ऑप्शन देखिए, हिंदुज्म, शैविज्म, बुद्धिज्म या जैनिज्म। बताइए, इसका देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो है जैनिज्म। किसे दिया था? जैनिज्म। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बुद्धिज्म सोच रहे होंगे, पर बुद्धिज्म नहीं है, जैनिज्म इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे यकीन है। तो चलिए आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। खारवेल वॉज द किंग ऑफ कलिंग, और ये कलिंग के सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाने वाले राजा कहलाए हैं। ही रूल्ड अराउंड 1st और द 2nd सेंचुरी BCE, यानी मौर्यों के बाद में इनका शासन आता है। खारवेल इज बिलीव टू बी द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, ये जैनिज्म के फॉलोअर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, पढ़ के तो देखिए आ जाएगा आपको। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ, यानी कि आर्डेंट का मतलब जिस धर्म को जो है वो मजबूती से जो सपोर्ट करते हो, या सपोर्ट समझ लीजिए, सिंपल से शब्दों में आसान रहेगा। तो ये इसमें से किसके फॉलोअर थे? क्या ये सिखिज्म के फॉलोअर थे? अरे भैया हो ही नहीं सकता, सिखिज्म तो इस समय उसका जन्म ही नहीं हुआ था। ठीक है, क्या ये जैनिज्म के थे, बुद्धिज्म के थे, या ज्यूज्म के थे? तो ज्यूज रिलीजन कहाँ भारत में, कभी आया ही नहीं। ओके, तो ये किसके जो है सपोर्टर हो सकते हैं? किसकी बात करें? चंद्रगुप्त मौर्य। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है जैनिज्म के सपोर्टर थे। ठीक है, ये जैनिज्म में विश्वास करते थे,
ये जैनिज्म के फॉलोअर थे, राइट। ऐसा मत सोचिएगा कि अशोक जो है बुद्धिज्म को अपनाया था तो उनके जो है दादाजी ने भी बुद्धिज्म को अपनाया होगा ना, अलग अलग अपनाया था। ठीक है, आपको बताएं तो अशोक के दादाजी जैनिज्म को अपनाते थे, अशोक के पिताजी आजीवक धर्म को अपनाते थे, और जबकि जो है अशोक बुद्धिज्म को थे। तो तीनों अलग अलग हुए कि नहीं हुए। चलिए एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे देयर आफ्टर बिल्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर एवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैन सोर्स ही देन रिनाउंस इट ऑल, और वो अपने बेटे को जो है देकर के राज्य चले गए, कहां पर, श्रवणबेलगोला में, और जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वहां पे रहने लगे। फिर जैन ट्रेडिशन में एक प्रथा चलती है जिसे हम बोलते हैं संलेखना विधा प्रथा। तो उस प्रथा के अकॉर्डिंग जो है ये लिखा हुआ है परफॉर्मिंग संलेखना विद्या या फिर सिस्टम या प्रोसीजर। इसके अकॉर्डिंग जो है एक व्यक्ति को अल्प भोजन करते करते यानी कम भोजन करते करते जो है मृत्यु को प्राप्त होना होता है। ठीक है, इसके थ्रू जो है इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, कहां पर, श्रवणबेलगोला में, फास्टिंग करते हुए। ठीक है, एक राजा, इतना बड़ा साम्राज्य, जीरो से हीरो बने, और इस प्रकार जो है उन्होंने धर्म के वास्ते या धर्म का हिस्सा बनते हुए अपना जीवन त्याग दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 142। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, किसने लिखा है? अरे मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है ये, तो मुझे पता है आप में से सारे के सारे बता देंगे, और कमेंट बॉक्स भी पूरा भर डालेंगे इस आंसर के लिए, तो और आपका गलत भी नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा है धनानंद, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बिंबिसार, या फिर ऑप्शन डी पुष्यमित्र। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी कौटिल्य। क्या है? कौटिल्य करेक्ट आंसर है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कौटिल्य के दो और नाम क्या क्या है, मैंने कई बार बताया है। अगला जो है एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है इसको लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य इनको बोला जाता है। इनका अपना जो समय काल था वो 350 से लेकर के 275 बीसीई तक का रहता है, और एक इंडियन स्टेट्समैन थे, यानी कि पॉलिटिकल व्यक्ति थे, फिलोसफर्स थे, चीफ एडवाइजर थे, प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और साथ ही साथ इतने के साथ साथ एक महान जो है विद्वान भी थे। ठीक है, चलिए ये चीज मैंने जोड़ दी, नहीं गलत नहीं जोड़ा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि महानता में किसी प्रकार से कम नहीं थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। ठीक है, यानी वो मॉन्क जिसने जो है अशोक को बुद्धिज्म धर्म में लेकर आया था। ठीक है, मॉन्क मतलब साधु, तो कौन था? ऑप्शन ए में लिखा है विष्णुगुप्त, या फिर ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, या फिर ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है उपगुप्त। ठीक है, तो उपगुप्त वो व्यक्ति था जो अशोक को बुद्धिज्म धर्म अपनाने में उसकी मदद करता है, या उसको अपनाना, उसको बताता है कि अपनाने के लिए। तो उपगुप्त लगभग जो है थर्ड सेंचुरी बीसीई में was a Buddhist monk, and according to some stories in Sanskrit text Ashokvardhan, he was the spiritual teacher of Mauryan Emperor Ashoka। उनका स्पिरिचुअल टीचर भी था, तो माना जाता है इन्होंने ही जो है इनको बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट करवाया था। उपगुप्त के टीचर की बात करें तो वो सनावसी थे, और सनावसी के टीचर थे आनंद, और आनंद जो है वो भगवान बुद्ध के शिष्यों में सबसे पहली पोजीशन लेने वाले शिष्य थे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट। लिखते रहिए आंसर कमेंट बॉक्स में, देखो रुकना नहीं है बिल्कुल भी, पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, वरना पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई कर पाना आसान नहीं होता है, ये बात आप मेरी गांठ बांध लीजिए। पढ़ाई करना आसान नहीं होता है, बहुत सेक्रीफाइस मांगती है। अगर आप अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं तो पढ़ाई मांगती है सेक्रीफाइस। आपको नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आपको अपना जो है घूमना फिरना, टीवी देखना, अननेसेसरली चैटिंग करना, ये सब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके आप पढ़ाई में सफल होंगे, उसके बगैर नहीं होने वाले हैं। तो चलिए देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रहे हैं। ऑप्शन ए में अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी में मैगस्थनीज, सी में है प्लेटो और एरिस्टोटल। क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से ग्रीक एम्बेसडर कौन है जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज ही तो आया था, इसी ने तो किताब लिखी है। कौन सी किताब लिखी है? इंडिका। कौन सी लिखी है? इंडिका। तो देखिए मैगस्थनीज वाज बोर्न इन एशिया माइनर एंड बिकेम एन एम्बेसडर ऑफ सेलुकस निकेटर। किसका? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर कौन था? इसको
अलेक्जेंडर द ग्रेट अपना गवर्नर बना के छोड़ गया था बैक्टीरिया के सेक्टर में, वहां से जो है बढ़ते बढ़ते और भारत की तरफ ये बढ़ता गया और जो है इसने सेल्यूसिड डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट की थी और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों जो है ये हार गया था। तब जाकर के जो है मेगेस्नीस इसके चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। इसके साथ साथ क्या आप बता सकते हैं कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम बताओ, उस बेटी का नाम, उस डॉटर का नाम जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था? देखें कौन कौन बता सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द इलस्ट्रियस नेम्स ऑफ द आर्यभट्ट एंड बारामीर आर एसोसिएटेड विद द एज ऑफ। तो आर्यभट्ट और बारामीर इनमें से किस डायनेस्टी से संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मौर्य से रिलेटेड नहीं है लेकिन आगे आएगा। तो ऑप्शन ए में गुप्तास, ऑप्शन बी में कुशानास, ऑप्शन सी में मौर्यास और ऑप्शन डी में पालास। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गुप्तास। गुप्तास के समय पर ये थे बारामीर और आर्यभट्ट, ठीक है। तो देखिए द गुप्ता एम्पायर वॉज एन एंशियंट इंडियन एम्पायर या एग्जिस्टिंग फ्रॉम मिड टू लेट 3rd सेंचुरी सीई टू 590 सीई, यहां तक गुप्तास का पीरियड रहता है। इस बीच में जो है ये गुप्तास के दरबार के विद्वानों में से एक थे, नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि हु असर्व्ड द पावर ऑफ द मौर्यास आफ्टर किलिंग द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्त। अरे इसका आंसर तो आप बता ही देंगे, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने डिस्कस किया था। कब? जब वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहा था। कौन? बृहदत्त। किसने मारा था? उसके सेनानी ने। सेनानी का नाम क्या था? ऑप्शन में ढूंढो। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? पुष्यमित्र सुंग। ऑप्शन बी में क्या लिखा है? अग्निमित्र। सी कहता है वसुमित्र या डी कहता है ज्येष्ठ मित्र, ठीक है। तो अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, वसुमित्र ये तो अलग ही डायनेस्टी के हैं और जो है मतलब है ये सारे के सारे एक ही डायनेस्टी के हैं, ठीक है। तो इससे किसने मारा था? इसको मारने वाला व्यक्ति था पुष्यमित्र सुंग है। ये सबके सब सुंग हैं ये, ठीक है, ये सबके सब सुंग हैं। तो इसके बाद ही बनते हैं आगे के शासक। तो पुष्यमित्र सुंग ये फाउंडर था सुंग डायनेस्टी का और इसने बृहद्रथ की हत्या करके और अपना राज्य स्टैब्लिश किया था। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट से देखें। तो बृहद्रथ मौर्य इसको मारने वाला 180 बीसी, थोड़ा सा जो है आप इसे करेक्ट कर लीजिए, 185 बीसी में इनको मारा था और फिर उसके बाद पुष्यमित्र सुंग ने अपनी नई डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपके लिए है, चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज, याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन इनमें से कहां बिताए थे? जब उसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे तब वो कहां पे था? क्या वो काशी में था? नहीं था। पाटलिपुत्र में था? अरे यहां तो छोड़ के चला गया था ना वो, साउथ इंडिया में। कहां? उज्जैन में गया था या श्रवणबेलगोला में गया था? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये कर्नाटक में जगह पड़ती है श्रवणबेलगोला और उसके अंदर जगह है महेंद्र पर्वत, ठीक है, महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। सॉरी थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, महेंद्रगिरी नहीं, चंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम से इसको नाम दिया गया वहां पर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो ड्यूरिंग द लास्ट डेज चंद्रगुप्त एक्सेप्टेड जैनिज्म एंड स्पेंट हिज लास्ट डेज इन श्रवणबेलगोला भद्रभाऊ के साथ में। मैंने आपको बताया था भद्रभाऊ ने एक किताब लिखी है, उसका नाम क्या है? आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं उसका नाम क्या है। तब तक मैं भी इसमें लिख देता हूं उसका नाम क्या है, और उसका नाम है कल्पसूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है या फिर जो है आप अगले क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं? ये फैसला आपको करना है, इसका आंसर देकर के बताइए। बिंदुसार वॉज द सन ऑफ, इतना सिंपल क्वेश्चन, अरे वाह। ऑप्शन ए अशोका, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी शिवाजी। सबसे पहले तो शिवाजी को हटा दो, कहीं जो है 1500 साल के बाद ये आते हैं। उसके बाद अकबर को हटा दो, कहीं 1500 साल के बाद ये भी आते हैं। तो बिंदुसार जो इनमें से किसका बेटा था? अशोक तो जो है वो बिंदुसार का बेटा था, तो बिंदुसार किसका बेटा हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए जानते हैं यहाँ पर, बिंदुसार वॉज द सेकेंड एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी एंड ही वॉज द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और ये अशोक के फादर थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क।
बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, और इस डायनेस्टी के बारे में तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायनेस्टी को आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने डायरेक्ट आपको इसलिए भी बता दिया क्योंकि ये जो है मौर्यन डायनेस्टी से हट करके क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो ऑप्शन ए में सातवाहन लिखा है, बी में मौर्य, सी में गुप्ता और डी में चोलास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सातवाहनास। और सातवाहनास जो है कौन है, ये आंध्र सातवाहनास के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने स्टेब्लिश किया था। आपने नाम सुना होगा यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी का, जो कि इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। तो देखिए, सातवाहनास स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। अब क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क से संबंधित है इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। पूछा जाए आपसे ना पूछा जाए अलग बात है, ठीक है। तो इन्होंने जो है जो सातवाहना डायनेस्टी थी, ये ब्राह्मण्स का भी यानी कि हिंदू रिलीजन का भी बहुत आदर करते थे और बुद्धिस्ट रिलीजन का भी आदर करते थे, ठीक है। चलिए, अब आपके लिए आखिरी क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। आंसर जरूर सही बताइएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी इन द मॉडर्न टाइम। यानी कि इनमें से जो है कौन सी एक ऑप्शन में जो लिखी हुई जो कैरेक्टरिस्टिक या हम यूं कहें कि व्यवस्था में जो चीजें हैं, इनमें से कौन सी एक व्यवस्था मौर्यन सोसाइटी का पार्ट नहीं थी। तो ऑप्शन ए में स्लेवरी थी। खुद कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखता है कि गुलाम थे यहाँ पर। रिजिडिटी ऑफ कास्ट बिल्कुल थी, गुलाम थे तो कास्ट थी, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन भी यहाँ पे था, और विडो रीमैरिज, ठीक है। तो क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, विडो रीमैरिज अभी हमारी सोसाइटी में अलाउड नहीं थी, ठीक है। तो ऑल्दो सोसाइटीज फ्रॉन्ट ऑन रीमैरिजेस, नहीं ये परमिशन देते थे महिलाओं को रीमैरिज करने के लिए, ठीक है। तो यही उस समय पर नहीं थी। तो देखिए, इस तरीके से जो है आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है इसमें, और ऐसे ही और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप चाहते हैं तो इस वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे ही मुझे पता लगेगा कि इस वीडियो की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मैं अगला सेट आपको और बना करके दे दूंगा, ठीक है। तो लगातार शेयर करते रहिए, और द सिटी टॉपर परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, क्योंकि शिक्षा वह धन है जिसे जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय ऑल ऑफ यू।